आप सभी को झारखंड नोटबुक में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के स्थानीय राजवंश के बारे में। आने वाले जेपीएससी एंड जेएसएससी के एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका झारखंड का स्थानीय राजवंश। इन दोनों एग्जाम्स में भर भर के राजवंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के इतिहास सेक्शन के अंतर्गत। अगर आप झारखंड के स्थानीय राजवंश के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड का जो राजनीतिक इतिहास का शुरुआत, यानी झारखंड के राजनीतिक इतिहास का जो शुरुआत हो गई थी, कब से हो गई थी? जब से झारखंड में स्थानीय राजवंश की उत्पत्ति हो गई थी। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि झारखंड में राजनीतिक इतिहास की शुरू कब से माना जाता है। तो झारखंड में राजनीतिक इतिहास की जो स्टार्टिंग आरंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? जब से झारखंड में स्थानीय राजवंश का उदय हो गई थी, तभी से इसको क्या माना जाता है कि झारखंड में राजनीतिक किसकी शुरुआत होगी? राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हो गई थी। हम लोग बात करें झारखंड में प्रमुख स्थानीय राजवंशों की, तो 3 राजवंश जो थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे झारखंड को एक शेप देने में। उनमें सबसे पहला है जो झारखंड का नागवंश, दूसरा आपका हो गया सिंह वंश और तीसरा हो गया पलामू का रक्सल वंश। तो पूरे झारखंड में इन 3 वंशों का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, इसलिए माना जाता है कि इन तीनों का रोल जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे राजवंश थे झारखंड में, जैसे ढाल वंश हो गया, चेरो खरवार वंश हो गया, उसके बाद खड़गडिया राज हो गया, रामगढ़ राज हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका पंचेत राज और मान वंश। तो ये जितने भी आपको राजवंश दिख रही है ये सारे झारखंड का अपना राजवंश है, यानी कि झारखंड के अंदर ही ये लोग क्या किए? राज किए, यानी झारखंड में ही ये लोगों का सीमा, झारखंड सीमा में ही ये लोग अपना राजकाज चलाते थे। तो इसलिए झारखंड वासी होने के नाते वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन राजवंशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अपने एरिया का इतिहास नहीं पता है तो आप वर्तमान के साथ जो है तालमेल नहीं बैठा सकते हैं और भविष्य के लिए एक नई योजना आप नहीं तैयार कर सकते। इसलिए अगर आप एक नया झारखंड को देखना चाहते हैं, नया झारखंड बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले झारखंड का इतिहास को जानना पड़ेगा। और जब आप झारखंड के इतिहास को जानने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक हलचल पुराने समय में थी। तो उसी को ध्यान में रखते ये सेशन आप लोगों के लिए है आज का। इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के स्थानीय राजवंशों के बारे में और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही लेके चलेंगे और बाकी चीज़ों को हम बताते चलेंगे। अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बाकी इस नोट को प्राप्त करने के लिए इसका लिंक दिया गया है कि इस नोट को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागवंश का। तो झारखंड में जो नागवंश थे उसको माना जाता है, जो स्थापना माना जाता है, किसको माना जाता है? फणिमुकुट राय द्वारा इसका स्थापना करता माना जाती है। फणिमुकुट राय का जन्म कब हुआ था? तो फणिमुकुट राय का जन्म 64 एडी में हुआ था। नागवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो नागवंश की राजधानी खोखरा। ये दोनों टॉपिक जो है ना आप अभी से जो है याद कर ले, क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के पूछी जाती है कि नागवंश की स्थापना किसने किया था, नागवंश की राजधानी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ राजधानी परिवर्तन हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो ये यहाँ से आप समझ में आ गया कि झारखंड में जो नागवंश थी, नागवंश की स्थापना किसने किया? फणिमुकुट राय ने किया। फणिमुकुट राय का जन्म कब हुआ था? 64 एडी में जन्म हुआ था। और नागवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो खोखरा जो है नागवंश की राजधानी थी। हम लोग नागवंश की स्थापना में कौन सा जो है जनजाति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे? तो आप याद कीजिएगा इसको, यह याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड में नागवंश की स्थापना में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें मदरा मुंडा का नाम आता है, ये सारे का नाम आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में कि नागवंश की स्थापना में किस जनजाति ने साथ दिया था? तो मुंडा जनजाति के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे झारखंड में नागवंश की स्थापना में। हम लोग इसका स्थापना के विवरण के बारे में, कहाँ से इसका विवरण मिलता है कि नागवंश आखिर एक वंश थी झारखंड में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक डॉक्यूमेंट्स से हम लोग इसकी जानकारी मिलती है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक डॉक्यूमेंट्स में नागवंशीय राजा दत्तनाथ शाह का विवरण है। उसी से हम लोग को जानकारी मिलती है कि झारखंड में नागवंश नाम की एक क्षत्रिय जो है क्षत्रिय साम्राज्य थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो डॉक्यूमेंट थी, उस डॉक्यूमेंट में जो डेट लिखा हुआ है 1789 लिखा हुआ है। और आपको याद दिला दे, विश्व इतिहास के साथ अगर हम लोग झारखंड के इतिहास को जोड़ने की कोशिश करें तो 1789 में कौन से ऐसी बड़ी घटना हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में? वो क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी आज़ादी के लिए, बंधुत्व के लिए, समानता के लिए, उस टाइम अंग्रेज क्या कर रहे थे? झारखंड में पैर पसार रहे थे और झारखंड को जो है गुलाम बनाने के प्रोसेस में लगे हुए थे। ये 1789 की बात है। और फ्रांस में उस टाइम क्या हो रहा था आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं कि झारखंड के साथ आप विश्व इतिहास को इस प्रकार से आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम लोग अगर फणिमुकुट राय को और क्या कहा जाता है इसके बारे में, फणिमुकुट राय को जो है
आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो किसको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो फणिमुकुट राय को जो है आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो फणिमुकुट राय को जो है आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग शासनकाल की बात करें, किसके शासनकाल का, यानी कि फणिमुकुट राय का, तो 83 एडी से लेकर के 162 एडी तक फणिमुकुट राय का जो शासनकाल रहा नागवंश में। फणिमुकुट राय में कहा जाता है कि वो जो पार्वती के पुत्र थे, जो वाराणसी से बिलोंग करते थे, और फणिमुकुट राय को जो है मदरा मुंडा द्वारा समर्थन प्राप्त थे, जो कहाँ के राजा थे? सुतियाम्बे के राजा थे। यानी कि सुताम्बे के राजा कौन थे? मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा से समर्थन प्राप्त था किसको? फणिमुकुट राय को। तो इसलिए बोला, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि नागवंश की स्थापना में किस जनजाति का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है? तो मुंडा जनजाति। हम लोग शासन क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र तक नागवंश की शासन थी, तो नागवंश की आप एरिया को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी, जो पूर्व में पंचेत राज्य और दक्षिण क्षेत्र में क्योंझर, जो आज की डेट में उड़ीसा, रामगढ़, तमाड़, टोरी यानी कि लातेहार का एरिया, बरवा, पलामू का एरिया, प्लानी, गोला, ये सारे एरिया को कवर करके पूरा नागवंश जो है राज करते थे। तो काफ़ी बड़ा एरिया था। और नागवंश को जो है 66 परगनों में विभाजित किया गया था, ताकि कामकाज क्या हो? आसानी से हो। तो ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नागवंश में कितने परगनों में विभाजित थी। तो नागवंश जो है आपका 66 परगनों में विभाजित थी। कितने परगनों में? 66 परगनों में विभाजित थी। नागवंश में वैवाहिक संबंध के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो पंचेत राज्यों के राजकुमारी तथा गोवंश राजपूत राजकुमारी से जो है शादी वैवाहिक संबंध था किसका? फणिमुकुट राय का। हम लोग अगर देखेंगे नागवंश का कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण, तो जो सूर्य मंदिर जो सुतियाम्बे में है, उसका निर्माण किसने कराया था? नागवंशियों द्वारा कराया गया था। और डिफरेंट रीजन से नागवंश में राजधानी में क्या होते रहा? परिवर्तन होते रहा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हूबहू पूछा गया था आपका इस बार का जेपीएससी के एग्जाम में। जेपीएससी में जो हाई 7th to 8th जेपीएससी में जो एग्जाम हुआ 7th to 10th, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुतियाम्बे से चुटिया को राजधानी कौन बना दिया था? प्रताप राय। किसने बनाया था? प्रताप राय जो है सुतियाम्बे को राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लाया? चुटिया लाया। और प्रताप राय नागवंशों का चतुर्थ शासक, 4th शासक थे। फिर भीमकर्ण ने जो किया क्या? चुटिया को कहाँ कन्वर्ट किया? खुखरा में। तो अंतिम में क्या था? खुखरा था। तो पहले सुतियाम्बे से कहाँ लाया गया? चुटिया लाया गया। चुटिया से कहाँ लाया गया? खुखरा लाया गया। सुतियाम्बे से चुटिया कौन लाया? प्रताप राय। किसके द्वारा लाया गया? प्रताप राय। तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागवंशी राजधानी सुतियाम्बे को परिवर्तन किसने किया? तो प्रताप राय ने परिवर्तन किया। कहाँ परिवर्तन किया? तो चुटिया परिवर्तन किया। फिर पूछा जा सकता है कि भीमकर्ण जो है नागवंश की राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित किया? तो चुटिया से कहाँ परिवर्तित किया? खुखरा। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये नाम आपको क्या करना है? याद रखना। ये नाम आपको तभी याद होगा जब आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे, तो ही आपका नाम याद रहेगा। नहीं तो ये सारे नाम आपको याद रखने में दिक्कत होगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रक्सल वंश, पलामू का रक्सल वंश। तो ऐसा माना जाता है कि रक्सल वंश का जो लोगों का आगमन कहाँ से हुई थी? रोहतासगढ़ से हुई थी इसका आगमन। और इन लोगों को राजपूत का वंशज माना जाता है। किसका वंशज? राजपूत का। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्थानीय वंश को राजपूतों का वंशज माना जाता है? तो रक्सल वंश को माना जाता है। उसके बाद ये किस क्षेत्र के आए थे? पलामू क्षेत्र में प्रवेश किए थे। कहाँ प्रवेश किए थे? पलामू क्षेत्र में। आज के डेट में कहाँ से आए थे? ये पूछा जा सकता है कि रोहतासगढ़ से आए थे। और जैसे ही ये पलामू क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो ये 2 शाखाओं में बट गए थे। ये 2 शाखाओं का नाम आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि आपको रक्सल वंश किन 2 शाखा में बट गए थे? तो पहला आपका देवगन और दूसरा आपका कुंडलवा। देवगन जो शाखा में बटे थे, किस मार्ग से गए थे वे लोग? हरिहरगंज, महाराजगंज मार्ग से गए थे। और कुंडलवा वाले किस मार्ग से गए थे? तो पांकी के मार्ग से वो लोग कुंडलवा गए थे। तो रक्सल वंश के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट वंश के बारे में बात करेंगे, जिसे बोला जाता है चेरो खरवार वंश। तो चेरो खरवार वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो रक्सलों को पराजित कर चेरो खरवार वंश की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि रक्सलों को कौन पराजित किया था? तो चेरो खरवार जो है रक्सलों को पराजित किया था। अगर हम लोग चेरो खरवार वंश के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें, प्रसिद्ध शासक की बात करें, तो प्रताप धवल खरवार। कौन, क्या नाम है उसका? प्रताप धवल खरवार। इसका चेरो खरवार वंश का बहुत सारे शिलालेख जो है झारखंड से प्राप्त हुई। कौन कौन से जगह से प्राप्त हुई? तिलेत से, ताराचंडी और फुलवारी। ये 3 शिलालेख प्राप्त हुई है चेरो खरवार वंश से रिलेटेड। बाकी यहाँ आपको याद रखना है कि चेरो खरवार जो है किसको पराजित किया था? तो रक्सलों को पराजित किया था। रक्सलों कहाँ से बिलोंग करते थे? तो पलामू से बिलोंग करते थे ये लोग।
अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मान वंश। कौन से वंश? मान वंश। तो मान वंश का जो शासन क्षेत्र थे कहाँ से कहाँ तक थी? तो हजारीबाग और सिंहभूम का क्षेत्र में मान वंशों का क्या था? राज था। किसका था? मान वंश की। कौन कौन सा क्षेत्र? आज के डेट में हजारीबाग और सिंहभूम। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम दोनों को मिला करके उस टाइम सिंहभूम कहा जाता था। इसका स्रोत, मान वंश का स्रोत हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो पहला स्रोत हम लोगों को मिलती है धनबाद में, गोविंदपुर में। जो शिलालेख मिलती है किसके द्वारा लिखा हुआ है? कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया शिलालेख हम लोगों को प्राप्त होती है। और दूसरा हम लोग को मानवंश के बारे में जानकारी हजारीबाग के दूध पानी शिलालेख से प्राप्त होती है। और इसी टाइम यानी मानवंश के टाइम में ही स्थानीय भूमिजों द्वारा एक आंदोलन हुई थी जिसे बोला जाता है भूमि स्वराज्य आंदोलन। क्या बोला जाता है? भूमि स्वराज्य आंदोलन। तो ये पूछा जा सकता है कि किस वंश के समय भूमि स्वराज्य आंदोलन हुआ था? तो सॉरी, मान वंश के समय भूमि स्वराज आंदोलन हुई थी। किन किन शिलालेख से इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि मान वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गोविंदपुर की शिलालेख और दूध पानी के शिलालेख से हम लोगों को मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम लोग बात करेंगे रामगढ़ राज्य को। तो रामगढ़ राज्य में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना क्या कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? तो बागदेव सिंह जो है रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे। कब स्थापना हुई थी? 1368 एडी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। रामगढ़ की जो राजधानी है बार बार परिवर्तन हुआ है। पहले सिसिया था, सिसिया से इसको परिवर्तित करके कहाँ लाया गया? उर्टा लाया गया। उर्टा से कहाँ लाया गया? बादाम लाया गया। और फिर बादाम से इसको कहाँ लाया गया? रामगढ़ में लाया गया। तो रामगढ़ राज्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। दूसरा हम लोग आपको याद करवाते हैं खड़गडिया राज्य। तो खड़गडिया राज्य के संस्थापक कौन थे? तो खड़गडिया राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? हंसराज देव इसके संस्थापक थे। और बंधखत जाति को परास्त कर जो है खड़गडिया राज्य का स्थापना हुई थी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि बंधखत जाति को परास्त कर किसने खड़गडिया राज्य का निर्माण किया? तो हंसराज देव ने जो है बंधखत जाति को परास्त कर खड़गडिया राज्य का निर्माण किया था। इसका शासन क्षेत्र क्या है? आज का डेट का हजारीबाग और गया के बीच जो है पूरा शासन क्षेत्र फैला हुआ था किसका? खड़गडिया राज्य का। खड़गडिया राज्य से इतना ही टॉपिक आपको याद करना है। बाकी हम लोग बात करते हैं पंचायत राज्य के बारे में। तो पंचायत राज्य का जो संस्थापक थे वो काशीपुर के राजा अनित लाल के पुत्र जो है पंचायत राज्य के संस्थापक थे। इसका पंचायत राज्य का एक इंपॉर्टेंट किला जो है आपको याद रखना है, पंचायतगढ़ किला। कौन सा किला? पंचायतगढ़ किला। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंचायतगढ़ किला कहाँ पर है आज के डेट में। शासन क्षेत्र कहाँ है इसका? मानभूम, जो कि आज के डेट में धनबाद एरिया को मानभूम कहा जाता था। तो इसका शासन क्षेत्र क्या? मानभूम था। इसका जो राज्य चिन्ह, पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय की पूंछ जो है पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के है कि कपिला गाय की पूंछ जो है किस राज्य का राज्य चिन्ह थे? तो पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह था कपिला गाय की पूंछ। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे सिंह वंश। सिंह वंश जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं झारखंड के राजनीतिक इतिहास का निर्माण में। तो डब्ल्यू हंटर जो है वो एक किताब लिखे थे द एम्पिरिकल गजेटियर ऑफ इंडिया। उसमें जो हम लोगों को सिंह वंश की जानकारी मिलती है और उसमें क्या बोले है कि सिंहभूम को जो है पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा। तो किसके? पोड़हाट। तो पोड़हाट एरिया के सिंह राजाओं की भूमि को क्या कहा गया? सिंह वंश कहा गया या सिंहभूम कहा गया। ये क्लियर हो गया आपको। सिंह वंश का जो पारिवारिक इतिहास की जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? वंश प्रभा नामक एक किताब से इसकी जानकारी मिलती है। और एक किताब है सिंहभूम सरायकला खरसवा थ्रू दी एजेस। किसका? टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंहदेव द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है सिंहभूम सरायकला खरसवा थ्रू द एजेस। इसमें जानकारी मिलती है हम लोगों को कि सिंहों का जो आगमन हुई थी झारखंड में वो 693 यानी 693 ईस्वी में जो है झारखंड में इसकी आगमन हुई थी। और ये राठौर राजपूत के वंशज माने जाते हैं। कौन? सिंह वंश। राठौर राजपूत के वंश माने जाते हैं। और इसकी भी दो शाखा पाई जाती है। एक शाखा इसको, हाँ ठीक है, एक शाखा जिसका संस्थापक काशीनाथ सिंह है और इसका राज्य है पोरहाट। दूसरा का संस्थापक है दत्त नारायण सिंह जो 1205 ईस्वी में स्थापना किए थे। सिंहों का अधिष्ठात्री देवी के क्या नाम है? पौरी देवी सिंहों का अधिष्ठात्री देवी का नाम है। इनका जो 13th स्टेट है उसका नाम है स्थापना जो किया था किसने किया था? नहीं सॉरी, जो 13वां राजा है जगन्नाथ सिंह वो क्या, उसको बहुत ही क्रूर माना जाता है, अत्याचारी माना जाता है। और उसी के कारण जो है यानी जगन्नाथ सिंह के कारण ही जो है भूया विद्रोह का जन्म हुआ था। तो भूया विद्रोह का जन्म किस वंश का देन है? तो सिंह वंश का देन है। किसके समय हुआ था? जगन्नाथ सिंह के समय हुआ था। जगन्नाथ सिंह सिंह वंशों का कितना नंबर राजा था? तो 13th नंबर राजा थे वो।
अब हम लोग देखेंगे ढाल वंश को। तो ढाल वंश का जो शासन क्षेत्र था वो सिंहभूम के ढालभूम वाला एरिया था और नरवली प्रथा के समर्थक थे ढाल वंश। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा राजवंश जो है नरवली प्रथा के समर्थक थे। तो ढाल वंश जो है नरवली प्रथा के संस्थापक समर्थक थे। हम लोग अगर कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन क्या आएगा कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, यानी एंशियंट काल से लेकर के एंशियंट पीरियड से लेकर के मेडिवल पीरियड तक, ये जो हम लोग का छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर के राजवंश में नागवंश सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रहा। कौन सा वंश? नागवंश। बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा, सबसे अधिक विकास कार्य नागवंश के टाइम हुआ और स्थानीय लोगों का जो समर्थन प्राप्त था नागवंश को सबसे ज़्यादा थी, इसलिए नागवंश सबसे लंबे समय तक और सबसे अधिक शक्तिशाली साबित हुई। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट राजवंश को पढ़े। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे सेशन जो अपलोड होगा जो जेएसएससी एंड जेपीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप यहाँ व्हाट्सएप करके इस सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।